स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी स्टूडेंट सीटेट के लिए जो है इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, क्योंकि जो सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। अब आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 3 नवंबर से जो है आपका फॉर्म भरा जा रहा है सीटेट के लिए। और इसका एग्ज़ाम का जो डेट बताया गया है फ्रेंड्स, ये जनवरी में बताया गया है, जनवरी 2024 में बताया गया है। तो आपका इस साल तो होने से रहा नहीं सीटेट पेपर, इसलिए आराम से आप जो है फॉर्म फिलअप कीजिए फ्रेंड्स, इसमें कोई हड़बड़ी मत कीजिए। और प्लस एक और न्यूज़ आपके लिए है, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी फेज़ 2 के लिए जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो लोग भी आज ही से 3 नवंबर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा न्यूज़ था। हो सके जो भी स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है, वो आप जाके अपने नज़दीकी जो है साइबर कैफ़े वगैरह में या खुद से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है सीटेट के लिए है। और आज का जो पेपर है वह 18 नवंबर 2012 को कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड्स। और इसके तहत हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उन सभी 300 सवालों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। दिन ब दिन पेपर जो होता है काफ़ी टफ होता चला जा रहा है। ऐसे में जो है आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी भी अगर आपके पास एक अच्छा खासा जो है मौका है, बीपीएससी फेज़ टू आ गया है, इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जल्द ही इसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट सीटेट देना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए ये जो है आपके लिए मैं PYQ लेकर आई हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार आपको देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, तो इसको भी इतना ही वेटेज से देना पड़ेगा आपको। और जो लेवल है क्वेश्चंस के, काफ़ी दिन ब दिन कठिन आ रहे हैं। तो ऐसे में पिछले क्वेश्चंस को लगा के जो है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पेपर, जो कि 18 नवंबर 2012 को कंडक्ट करवाया गया था। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से आज का हमारा पहला सवाल है। निर्देश दिया गया है 101 से 30 नंबर तक के कुछ सवालों के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का हमें चयन करना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं और फिर आप जो है आंसर बताइएगा। ऑप्शंस में दिया गया है, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, प्रश्न का कठिनाई स्तर। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श जो होता है प्रतीक्षा समय प्रश्न के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर जो होता है चिंतन के लिए उचित समय प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था आपसे, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। बताना है किस चीज़ का उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। तो किसका उदाहरण है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, निम्न स्तरीय अपसारी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की जो होता है संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। और इस प्रकार का प्रश्न जो होता है उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें वृहद स्तर पर योजना निर्माण से मुख्य संबंधित सुझाव अपेक्षित प्रश्न निहित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सॉरी, 2 नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था आपसे, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शंस में दिए गए हैं, का अंतर, का भिन्नता,
के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। सीखने के लिए पहला हो जाएगा, डैश में आ जाएगा के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो जो 2 डैश दिया गया आपको, पहले में आएगा के लिए और दूसरे में आएगा संबंधों। इस प्रकार से आपका ऑप्शन 3 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, ऑप्शंस देख लीजिए फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। देखने पर फ्रेंड्स पाएंगे जो ऑप्शन 4 है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों के लिए जो होता है बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपसे, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में जो व्यापक शब्द है जेपी गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत के द्वारा समर्थित है, और गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत को 3 श्रेणियों में जो है सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पाद में बांटा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है आपसे, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो इसका आ जाएगा रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। देखिए 2 जगह आपका डैश दिया गया है, पहले डैश में आ जाएगा रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था आपसे, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है या चुनौतीपूर्ण कार्य करने को डटे रहने की जो होती है इसमें प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। 8 में है आपका, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो किसका साधन है फ्रेंड्स? तो ऑप्शंस पढ़ने पर आप पाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो CBSE है द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को भाग लेने, नए विचारों को प्रस्तुत करने और दूसरों को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में पूछा गया था आपसे, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है, बताना है किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है यह संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का जो होता है उदाहरण होता है, और इस परीक्षण में समस्याओं की व्याख्या करते समय कठिनाई स्तर बढ़ता ही जाता है, जिससे बच्चे को अधिक समय लगने लगता है, परंतु बच्चों से जो होता है उसे यथासंभव जल्दी करने के लिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह है आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 11 को। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है।
तो जो शामिल नहीं है पाठ्य योजना में, यह है आपका योजना की दृढ़ता। याद रखिएगा, योजना की दृढ़ता का सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था आपसे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ हो जाएगा उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी। तो अनिवार्य शब्द का यहाँ पे मतलब ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जो होता है, अनिवार्य शब्द का अर्थ उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा जो होता है अनिवार्य होता है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ है, आपको यह बताना है। तो अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता जो हो जाएगा, अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का जो हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था आपसे, मैडम चाय खाती है, वाक्य बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो है ये गलत है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अर्थ विज्ञान के अनुसार चाय पी जाती है, ना कि खाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। आपके सवाल में है मैडम चाय खाती है, मैडम चाय जो होता है पिया जाता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शंस को देखकर बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। और वायागोत्सी ने जो होता है कहा था, स्कैफोल्डिंग को मचान बनाना कहा जाता है, क्योंकि यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से ही मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है, जिससे वयस्क बच्चों को सीखने में मदद मिल सकती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह सिद्धांत जो है वायागोत्सी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था आपसे, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इसे समझा जा सकता है फ्रेंड्स पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन 4 के द्वारा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, इस प्रकार का जो खबर है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें उन्होंने मानव की दैहिक सुरक्षा, संवर्धन, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसात व भावातीत आवश्यकताओं के स्तर पर मानव का अभिप्रेरण इसी क्रम में गति करता है, यह बताया गया था उसमें। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 को। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, घटाता प्रभावित नहीं करता है। याद रखिएगा, जो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में पूछा था, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं?
तो यह आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का जो अनुसरण करेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इनके द्वारा जो होता है प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक स्तर के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण व व्यक्तिगता और विनियमन चरणों का अनुसरण करते हैं, और ये सभी चरण नैतिक विकास की संकल्पना के लिए आवश्यक माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या देख लेते हैं, 20 को देख लेते हैं। 20 में कहा गया है आपका, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में पूछा गया था आपसे, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो किसकी विशेषताएं हैं? तो यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था आपसे, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? यह बताना है। तो विकासात्मक अवस्थाओं का। याद रखिएगा, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होंगे? आपको ऑप्शन देख के आंसर बताना है। तो मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। जो प्रतिभाशाली, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हुआ है? आपको यह बताना है। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। 2009 के बाद की यह घटना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो यह किया गया था आपका जॉन डेवी के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन था, यह इसके विचारक थे, यह जॉन डेवी थे, और उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एसिलरेशन का अर्थ क्या है? यह बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौखिक नाटक लिखना, यह जो हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो होता है सर्वाधिक गतिविधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था आपसे, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कवि हो सकती है, और यह शल्य चिकित्सक, वाचक और राजनीतिक नेता की अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीटेट को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।